अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ बॉन्डिंग, यानी कोई भी जो कंपाउंड है जब वो बॉन्डिंग के रिजल्ट में बनता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे कि आखिर किसी भी तरह के बॉन्ड के बनने के बाद जो नई चीज़ बनती है उसकी प्रॉपर्टीज़ उस बॉन्डिंग के हिसाब से क्या होती हैं। अच्छा, हमने जो मेन बॉन्ड पढ़े थे वो आयोनिक बॉन्ड था, कोवेलेंट बॉन्ड था। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि आयोनिक बॉन्डिंग की नेचर क्या होती है, यानी ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो आयोनिक बॉन्ड के रिजल्ट में बनते हैं उनकी नेचर क्या होती है। अच्छा, पहला पॉइंट तो हमें पता ही है कि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है। जब दो आयंस के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से वो क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको इस बात का तो पता ही होगा कि ये जो अपोजिट आयंस होंगे, यानी एक जैसे आयन नहीं होंगे, कि ये जो आयंस आपस में जुड़ेंगे ये कौन से होंगे, अपोजिट आयंस होंगे। सेम चार्जेस वाले आयन नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होती है, सेम चार्जेस में तो उल्टा रिपल्शन होती है। तो अगर ये दोनों आयंस जुड़ेंगे तो किस सूरत में जुड़ेंगे, जब इन पे अपोजिट चार्ज हो, यानी एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है जी। दूसरी बात कि क्योंकि ये आयंस क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, तो ये क्या होते हैं, काफी स्टेबल सॉलिड होते हैं। यानी मोस्टली जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं जी, सॉलिड्स होते हैं, ठोस होते हैं। इनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, काफी ज्यादा होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, आप खुद सोचें कि किसी भी चीज की अगर इंटरमोलेकुलर फोर्स ज्यादा होगी तो क्या उनको बॉयल करना या उनको मेल्ट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि इनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं। इसलिए जब उनको मेल्ट करेंगे या बॉयल करवाएंगे तो उन इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए हमें काफी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसलिए आयोनिक बॉन्डिंग में या आयोनिक कंपाउंड्स में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं जी, ज्यादा होते हैं। अगली बात के जो आयंस होते हैं ना जी, वो होते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल को आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस तरह आप क्रिकेट की बॉल देखते हैं तो वो बॉल क्या होती है, जिस शेप में बॉल होती है ना, उसी शेप में ये क्या होते हैं, आयंस भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्फेरिकल शेप के अगर आयंस हैं तो इसका मतलब ये है कि इनको हर सीमत से हम क्या करवा सकते हैं, रिएक्ट करवा सकते हैं, अटैक करवा सकते हैं। ठीक है। यानी कोई भी और एटम या आयन अगर इनसे रिएक्ट करना चाहे तो इनसे हर सीमत में, किसी भी सीमत से आके इनसे रिएक्ट कर सकता है। इसको बोलते हैं जी नॉन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। यानी जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना जी, ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग के जरिए बनते हैं। यानी इनमें जो अटैक होता है वो किसी भी पॉइंट से हो सकता है। अब इसी पॉइंट को समझते हैं कि देखें जी, अब ये हम आपके पास आयोनिक बॉन्डिंग की एक मिसाल है, NaCl। हमें पता है जब हम क्या करते हैं, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर क्या करता है, सबसे पहले इस NaCl की ना जी आपस वाली बॉन्डिंग को तोड़ता है, और तोड़ने के बाद क्या बना देता है, एक Na पॉजिटिव बना देता है, दूसरा Cl नेगेटिव बना देता है। अब आप देख रहे हैं इस Na पॉजिटिव के अराउंड यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, यानी चारों तरफ से क्या हो रहा है जी, अटैक हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। किसके साथ, वाटर के साथ। यानी वाटर क्या कर रहा है, इस Na पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, किस पॉइंट से, अपने ऑक्सीजन वाले पॉइंट से। क्यों कि Na पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और उस पर क्या चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या चार्ज है, अपोजिट नहीं है। तो इसलिए वाटर अपने नेगेटिव वाले पॉइंट से इसको सराउंड करेगा। जबकि दूसरी तरफ बात करें क्लोरीन की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हर तरफ से, यानी चारों तरफ से क्या हो रहा है जी, वाटर अटैक करवा रहा है इस पे, लेकिन किस तरह से, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन वाले पॉइंट से। क्योंकि इस पे क्या चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव वाला, जबकि वाटर के जो हाइड्रोजन उस पे क्या चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ भी क्या होंगे, अपोजिट अट्रैक्शन होगी। इसलिए ये भी किस पॉइंट से करेगा जी, अपोजिट अट्रैक्शन वाले पॉइंट से, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन वाले पॉइंट से कराएगा। ठीक है जी। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ 4 या 5 मॉलिक्यूल ही वाटर के सराउंड कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। यहाँ पे अगर लिमिटेशन ना हो तो हम आपको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इसमें हर पॉइंट से, हर एरिया से, हर डायरेक्शन से क्या होता है, इस पे अटैक हो सकता है। उसके बाद बात करें हम अगर आयोनिक कंपाउंड्स की, तो ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मानी है कि जब इन पे थोड़ा सा भी प्रेशर लगेगा तो ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है। अब इसकी मिसाल आप देखें, नमक जो हमारे पुराने जमाने में था, जो हम जानवरों को देते थे, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, पिंक कलर का होता है। जब उसके वो ढेले को हम नीचे जमीन पे गिराते थे, जमीन पे, तो क्या होता था, वो टूट जाता था। वो उसकी वजह क्या थी, हमें पता है कि नमक का फार्मूला क्या है, NaCl, और ये कौन है, आयोनिक कंपाउंड है ना। तो आज हम देखेंगे कि आखिर जो नमक था हमारे पास, जिसको हमने अपने बचपन में कई बार देखा था, तो अभी हम देखेंगे कि जो साल्ट है, जो नमक है, स्पेशली वो वाला साल्ट जो हम बचपन में हमने अक्सर देखा होगा, स्पेशली वो लोग जो जानवरों को इस्तेमाल करवाते हैं नमक, तो वो जो पिंक कलर का था, जब वो नमक का ढेला जमीन पे गिरता था तो क्या होता था जी, वो टूट जाता था, बिखर जाता था। उसकी वजह क्या थी, आइए इसको देखते हैं। ये था जी नॉर्मल स्ट्रक्चर किसका जी, साल्ट का, जिसमें क्या है, अपोजिट चार्जेस और यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में प्रॉपर फासला है, जिससे वो क्या है, उनकी अट्रैक्शन तो हो रही है, रिपल्शन नहीं हो रही। यानी उनपे सेम चार्जेस सामने सामने नहीं आ रहे, जिससे क्या होता है, उनमें सेम चार्जेस होने की वजह से रिपल्शन नहीं हो रही, बल्कि प्रॉपर डिस्टेंस में है सारे आयंस। लेकिन अगर क्या हो, इस पॉइंट से क्या कर दें, इस ऊपर वाली लेयर पे हम क्या लगा दें, प्रेशर लगा दें, तो क्या होगा, ये वाली लेयर जरा सिरक के क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे आ जाएगी। यानी दोनों जो है ना चार्जेस, वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अब क्या होगा, आप जरा देखें यहाँ पे, तो पॉजिटिव के सामने कौन आ गया, पॉजिटिव, यानी ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव। सोडियम के सामने कौन आ गया, सोडियम। क्लोरीन के सामने कौन आ गया, क्लोरीन। क्योंकि ऊपर वाली लेयर क्या हो गया, जरा सिरक गई है, जरा आगे मूव कर गई है। ठीक है। अब इससे हुआ क्या कि सेम चार्जेस वाले आयन सामने सामने आ गए। ठीक है। जिसकी वजह से इनमें क्या हुई, रिपल्शन हुई। रिपल्शन क्या करती है, दूर भगाती है, जिससे क्या होता है, ये दोनों पार्ट्स
दूर दूर रिपेल हो जाएंगे, टूट जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, हम कहते हैं कि भाई जो हमारा साल्ट है वो क्या हो गया, टूट गया। तो ये वजह होती है कि जब हम क्या लगाते हैं, किसी एक साइड से प्रेशर लगाते हैं। अब जब साल्ट का जो मॉलिक्यूल था, जो पार्ट था हमारे पास, वो जब जमीन पे गिरा था, तो उस वक्त भी यही हुआ था ना कि जमीन में क्या थी, फ्रिक्शन थी, जिसकी वजह से जब वो साल्ट जमीन पे गिरा तो वो फ्रिक्शन की वजह से जो प्रेशर उस पर लगा, उस प्रेशर ने क्या किया, साल्ट की लेयर्स को स्लाइड करवाया, आगे मूव करवाया, जिससे क्या हुआ, पॉजिटिव वाले पार्ट सामने सामने आ गए, नेगेटिव वाले पार्ट भी इसके सामने आ गए, जिससे रिपल्शन हुई। रिपल्शन से क्या हुआ जी, ये मॉलिक्यूल टूट गया, और इसको हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। यानी साल्ट्स क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। यानी जब उनके सेम चार्जेस सामने आएंगे तो उनमें क्या होगी, रिपल्शन, जिससे वो क्या हो जाएंगे जी, टूट जाएंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं जी, कंडक्टिविटी का माने क्या होता है, करंट पास करवाना। अब ये जो आयोनिक कंपाउंड्स है ना जी, ये सॉलिड स्टेट में क्या है, नॉन कंडक्टर है। यानी जब ये क्या होंगे, सॉलिड होंगे, तो इनमें से करंट पास नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इनको हम क्या करें, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो इनमें से करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी वजह क्या होगी, जब हम किसी भी आयोनिक कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने आयन्स में दोबारा टूट जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये आयन में दोबारा टूट जाएगा, यहाँ एक बात की क्वेश्चन कर लें कि हम तमाम आयोनिक कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व नहीं करवा सकते। एक लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी का कांसेप्ट होता है, इंशाल्लाह आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन इतना याद रखें, मोस्टली क्या होता है कि आयोनिक कंपाउंड्स जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक तरफ उसके पॉजिटिव आयन और दूसरी तरफ उसके नेगेटिव आयन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब जो नेगेटिव आयन, आपको पता है कि इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है ना, इसी तरह पॉजिटिव आयन में क्या इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, ठीक है। इस सूरत में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो क्या होगा, करंट बहेगा ना, उसमें से करंट पास कर देगा ना, इस तरह से। तो इसलिए वो आयोनिक कंपाउंड्स जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करें और वो डिसॉल्व हो जाए तो अपने अपने आयंस में कन्वर्ट होंगे। जब वो अपने अपने आयंस में कन्वर्ट होंगे तो उनमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकेगा, इसलिए उनमें से करंट पास कर सकेगा। यानी हमने ये समझा कि आयोनिक कंपाउंड्स जब सोल्यूशन बनाएंगे या हम उनको पिघलाएंगे या मेल्ट करेंगे तो दोनों सूरतों में क्या करेंगे, ये करंट को पास करेंगे। लेकिन अगर ये सॉलिड फॉर्म में होंगे तो इनमें से करंट पास नहीं होगा। अगली बात है सॉलिबिलिटी की। तो आयोनिक सॉलिड जो होते हैं ना जी, वो वाटर में ऑलमोस्ट सारे सॉल्युबल होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो वाटर है ना, वो क्या करता है, आयोनिक कंपाउंड्स के इस तरह से उनको ब्रेक करता है, तोड़ता है कि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को अलग कर देता है, ठीक है। उससे क्या होगा, वो उनके आयन क्या हो जाएंगे, फ्री नहीं हो जाएंगे। अब ये जो फ्री आयन हो गए हैं, इनको क्या करेगा, वाटर सराउंड करेगा, इनके इर्द गिर्द घेरा तंग करेगा, इनको घेर देगा, और क्या हो जाएगा जी, इन आयन से रिएक्शन करेगा, रिएक्ट करेगा। आइए इस चीज को अभी देखते हैं। ये पहले भी डिस्कस किया हमने इसी मिसाल को। जब हम क्या करेंगे, NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल सबसे पहले इसके NaCl को तोड़ेगा, बॉन्ड को टूटेगा, तो बॉन्ड तोड़ेगा तो उससे क्या होगा जी, ये Na पॉजिटिव बन जाएगा और ये क्या Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो इन दोनों को क्या करेंगे, वाटर इनके अपोजिट चार्ज वाले पॉइंट से क्या करेगा जी, अट्रैक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा, और इसी को बोलते हैं जी हाइड्रेशन। यानी वाटर क्या कर रहा है, अपने आयोनिक कंपाउंड के रिस्पेक्टिव आयंस को उनके अपोजिट एंड से क्या कर रहा है जी, सराउंड कर रहा है। इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। और एक और प्रॉपर्टी होती है आयोनिक कंपाउंड्स की, वो है जी आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी आप दो आयोनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस को, यानी आपने दोनों आयोनिक कंपाउंड्स को वाटर में हल किया हुआ है, ठीक है, एक का सॉल्यूशन एक और बर्तन में है, दूसरे का एक और बर्तन में है, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो हो सकता है कि एक कंपाउंड के एक आयन ने दूसरे कंपाउंड के अपोजिट आयन के साथ क्या कर लिया हो, बॉन्ड बना के एक नया कंपाउंड बना लिया हो। इसको बोलते हैं जी आयोनिक एक्सचेंज प्रॉपर्टी या फिर आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी। यानी क्या हुआ, दो सॉल्यूशन थे, दोनों के अपने अपने आयंस टूट चुके थे, आयंस की फॉर्म में कंपाउंड टूट चुके थे उनके। अब एक कंपाउंड का जो पॉजिटिव आयन था बिल्फर्स, वो दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव आयन से मिलकर क्या बना देगा, एक नया कंपाउंड बना देगा। तो इसको बोलते हैं जी आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी। अब ये देखिए जी क्या है जी, NaCl, साथ में कौन है जी, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। जब इसको वाटर में हल करेंगे तो क्या होगा जी, ये Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा Na, और ये Cl क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह से दूसरे कंपाउंड का भी क्या हो जाएगा, Ag पॉजिटिव भी होगा जिसको सिल्वर बोलते हैं, साथ NO3 भी होगा जो कि नेगेटिव में होगा, ठीक है। अब जब ये आयोनाइज हो गया तो क्या होगा, ये वाला जो क्लोरीन है और ये वाला जो सिल्वर है, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स के ऐसे थे ना पहले, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बेटे क्या बना देंगे, AgCl, जो कि क्या हो जाएगा, हमारा न्यू कंपाउंड हो जाएगा। और साथ में देखें जरा, ये जो सोडियम था जो पीछे बच गया नमक वाले पार्ट से, और NO3 जो क्या था वो सिल्वर नाइट्रेट वाले पार्ट से बच गया, ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे। इस बात को समझ लें कि AgCl तो बन जाएगा, लेकिन आप सवाल ये कर सकते हैं कि सर ये Na पे पॉजिटिव है, NO3 पे नेगेटिव है, तो इनको भी आपस में जुड़ जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, तो इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो AgCl बना है ना, आपकी बुक में लिखा हुआ कि ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना जी, ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। क्यों बोला, क्योंकि ये पानी में हल नहीं होता, AgCl वाटर में हल नहीं होता, इसलिए ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट होकर बाहर निकल जाता है। जबकि जो दूसरा बनेगा NaNO3, ये क्या हो जाएगा, वाटर में हल हो जाएगा। तो मुझे बताएं, एक चीज जब वाटर में हल होती है उसको किस में कन्वर्ट होती है, आयंस में। तो ये पहले भी क्या आयन की फॉर्म में नहीं है, तो मुझे बताएं क्या ये आयन अगर दोबारा कंपाउंड बना भी दे तो चूंकि ये किसमें है, वाटर में है, तो दोबारा वही आयन ही बन जाएंगे। इसलिए ये रिएक्ट करके आपस में नया कंपाउंड नहीं बनाएंगे, क्योंकि बिल्फर्स अगर बन भी जाए तो दोबारा ये वाटर में आके है तो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, तो दोबारा क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव बन जाएगा। इसलिए ये नया कंपाउंड बनता ही नहीं। तो दूसरा है AgCl, ये वाटर में हल होता नहीं, इसलिए क्या होता है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ऊपर की तरफ शो होने लग जाता है, ठीक है। अब सवाल अगर ये भी बनता है कि AgCl जो है ये वाटर में हल क्यों नहीं होता, तो उसकी वजह ये होती है
कि हमने पीछे पढ़ा था कि वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, उस आयोनिक कंपाउंड को जो डिसॉल्व करना होता है क्या करता है, उसके बॉन्ड्स को तोड़ देता है। अब जाहिर बात है उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए होगी, तो NaCl हो या NaNO3 हो, इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए वाटर के पास एनफ एनर्जी होती है, इसलिए इनके बॉन्ड्स को तोड़ के इनको आयोनाइज करवा सकता है। लेकिन सिल्वर क्लोराइड का जब बॉन्ड बनता है ना जी, तो इस कंपाउंड के बॉन्ड को तोड़ने के लिए वाटर के पास इतनी एनर्जी होती ही नहीं कि वो इनके बॉन्ड को तोड़ के इनके आयंस में कन्वर्ट कर सके। इसलिए जो सिल्वर क्लोराइड है ये वाटर में हल नहीं होता है। ठीक है बेटे। उसके बाद बेटे ये है आपके आज के टॉपिक का उर्दू का मफहूम। अगर आप इस टॉपिक को उर्दू में समझना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और एंड पे आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको इस टॉपिक में से आ सकते हैं। हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।